हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपने जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 19वें के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने 18 पार्ट में राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। ना केवल अपन ने सिर्फ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए थे। बीच में 3-4 दिन लगातार डिस्टर्ब होने की वजह से क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन आज से फिर अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके 2-3 वीडियो लाऊंगा। उसके बाद में जो अपने जो NCERT की राजस्थान जीके की किताबें चलती हैं उनमें जो राजस्थान इतिहास का पोर्शन है वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ामों में क्वेश्चन उन किताबों से उठाए जाते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको विस्तृत समझाऊंगा। प्रत्येक पाठ के बारे में जो राजस्थान इतिहास से होंगे अपन केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ कि अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ले आया एक चीज़ समझाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था। देखो, ये नाम है अश्वमेध। मेध का मतलब ही यज्ञ ही होता है। अगर मैं इसके आगे यज्ञ ना लिखूं तो भी चलता है, लेकिन अपन को लिखा मिलता है। अगर मैं सीधा लिखता अश्वमेध करवाने वाला तो आप बोलोगे सर यज्ञ कहाँ गया, तो इसीलिए लिख दिया, वरना मेध का मतलब यज्ञ ही होता है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था। तो जयपुर के नरेश स्वाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में, कब स्वाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था वो पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इस अश्वमेध यज्ञ का पंडित था, पुरोहित था। और अब देखो स्वाई जय सिंह को ये यज्ञ करवाने के बाद में कहा गया कि आप घोड़ा छोड़िए। तो एक बार तो स्वाई जय सिंह ने मना कर दिया कि नहीं छोड़ना, लेकिन बाद में जब घोड़ा छोड़ा तो अब बोलोगे कि सर जब राम भगवान ने घोड़ा छोड़ा था तो किसी ने घोड़ा पकड़ा था, इनका घोड़ा कहाँ गया था, किसने पकड़ा था, घोड़ा छोड़ा कि नहीं छोड़ा। हाँ, इन्होंने घोड़ा छोड़ा था, और वो घोड़ा केवल जयपुर की 4 दीवारें में घूमता रहा। और वहाँ पर घोड़ा पकड़ने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था दीप सिंह कुम्भाणी, और बाद में वो युद्ध करते हुए मारा भी जाता है। तो अगर प्रश्न कभी पूछ ले कि अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़ा किसने पकड़ा था, तो घोड़ा पकड़ने वाला व्यक्ति था वो था दीप सिंह कुम्भाणी। ओके, याद रखना, आपने कहीं शायद नहीं पढ़ा होगा। स्वाई जय सिंह नाम के बारे में चर्चा करें तो स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि प्रदान की थी वो औरंगजेब के द्वारा प्रदान थी। औरंगजेब ने इनको स्वाई की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ये अपने पिता जय सिंह से, मिर्जा राजा जय सिंह से थोड़े बुद्धिमान थे, तो औरंगजेब ने इनको कहा कि तू तो अपने पिता से भी सवाया है, और नाम पड़ गया सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन, रूठी रानी उमादेवी किसकी पत्नी थी। बार बार पढ़ते हैं कि सर रूठी रानी वो पत्नी किसकी थी, रूठी रानी उमादेवी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। जैसलमेर के शासक राव लूणकरण जिस समय थे उस समय अपने मारवाड़ के यहाँ पर जो शासक थे मारवाड़ में वो थे मालदेव। तो मालदेव राव लूणकरण पर आक्रमण करते हैं। तो पहली बार तो राव लूणकरण को कुछ धन देकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन जब ये दोबारा आक्रमण करते हैं तो कहते हैं कि यार बार बार धन कहाँ से लाऊं। तो इनको कहते हैं अपने सगा संबंधी बना लेते हैं। सगे संबंधियों को धन नहीं देना पड़ेगा, आक्रमण नहीं करेगा, और मजबूत पार्टी है,
मारवाड़ बड़ा स्टेट है, अगर कोई दूसरा भी हमला करेगा तो यार जवाई है, सहायता करने तो आएगा। तो राव लूणकर्ण ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह जिसका नाम था उमादेव, अपनी बेटी उमादेव का विवाह मालदेव के साथ करवा दिया। तो ये किसकी पत्नी थी? यह अपने मारवाड़ के राजा राव मालदेव की पत्नी थी। और बाद में उमादेव के साथ में एक इनकी दासी होती है, वो साथ में जाती है मारवाड़, और वहाँ पर मालदेव उस दासी के साथ में कुछ गलत काम कर देता है। तो बाद में ये उमादेव रूठ कर रहने लगती है मालदेव से, और ये मालदेव से रूठ कर, जो उमादेव थी वो मालदेव से रूठ कर सर्वप्रथम तारागढ़ अजमेर चली जाती है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली जाती है। फिर वहाँ से वो गुंदोज चली जाती है, और फिर अंततः वो केलवा मेवाड़ में रहती है। कहाँ चली जाती है? केलवा मेवाड़ चली जाती है। और मैंने आपको कहीं पढ़ाया होगा कि राव मालदेव के एक बेटे थे राम। राम को चंद्रसेन ने गुंदोज की जागीर दी थी। गुंदोज, तो यहीं पर उमादेव रहती थी। उमादेव गुंदोज में राम के साथ रहती थी, क्योंकि राम को तो मालदेव ने अपने शासनकाल में निष्कासित कर दिया था, और राम गुंदोज आ जाता है, और यहाँ पर वो रूठी रानी उमादेव के साथ में रहने लग जाती है। और कहते हैं कि एक बार बीच में राव मालदेव ने भेजा अपने दरबारी कवि ईसरदास जी को भेजा। तो इन्होंने ईसरदास जी को भेजा, राव मालदेव ने ईसरदास जी को भेजा इन्हें मनाने के लिए कि आप जाइए और उमादेव जी को मना के लाइए। ईसरदास जी गए, और कहते हैं कि उसमें वो कोसणा गांव में रहती थी उमादेव। उस समय उमादेव कोसणा गांव में रहती थी। वहाँ पर कोसणा गांव में गई और उनको मनाया, और वो मान गई, कहे गए आपको पटरानी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उमादेव वापस आने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब मालदेव की अन्य रानियों को पता चला कि अगर उमादेव आ गई तो उसको पटरानी बनाया जाएगा, हमारा स्तर निम्न हो जाएगा, तो इन्होंने एक और दरबारी कवि आसानंद जी को कहा कि आप कैसे भी करके इनको रोकिए, उमादेव वापस महल में नहीं आनी चाहिए। तो उसी समय कहते हैं आसानंद जी, जब उमादेव आ रही थी तो रास्ते में सामने चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रही हो? उस समय तो आप बोल कर निकली थी वापस नहीं आऊंगी, और आज वापस आ रहे हो। उन्होंने एक दोहा बोला कि मान रखे तो पीहू तज, और पीहू रखे तज मान, दो दो गयंद ने बंधुएर एक एक खंभू ठान। कि अगर तुझे तेरा मान और सम्मान रखना है तो तुझे अपने पिया, अपना पति त्यागना पड़ेगा, और अगर तुम अपना पति को रखती है तो तेरा मान तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि तुम बोल के गई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। दो दो गेंद ने बंधुएर एक एक खंभू ठान, एक खंभे पर या एक ठाण मतलब जहाँ पर पशुओं को चारा डालते हैं, वो उस पर दो हाथी नहीं बांधे जा सकते, आप दोनों काम नहीं कर सकती। तो ये सुनकर कहते हैं कि उमादेव वापस चली गई और कभी मालदेव के पास में आई नहीं, और जब मालदेव की मृत्यु हुई तब उनके साथ में वो सती हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जैसलमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी? जैसलमेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी? देवराज, जयसल, मंगलराव या भट्टी? तो जो जैसलमेर के शासक थे देवराज, इन्होंने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी। तो अगर प्रश्न कभी एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना देवराज ने रावल की उपाधि धारण की थी। और कहते हैं कि ये देवराज जब एक बार अपने सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान में गए और यहाँ पर वो अपना डेरा डाल कर रहे, तो जहाँ पर वो रहे उस स्थान का नाम पड़ गया डेरा रावल का। डेरा रावल नाम पड़ गया डेरा रावल, जहाँ पर रावल ने डेरा डाला है, और आगे चलकर इसका नाम पड़ गया देरावल। ये देरावल आज भी स्थान पाकिस्तान में मौजूद है, देरावल। तो ये अपने इस देवराज के नाम पर पड़ा है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी देवराज ने, वो बनाई थी लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था देवराज ने।
तो अगर प्रश्न पूछे कि जैसलमेर के किस शासक ने अपनी राजधानी लोद्रवा को बनाया था, तो वो देवराज थे। फिर राव जैसल के बारे में आपको पता है, जैसल ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो जैसलमेर को बनाई थी। जैसलमेर को। फिर मंगल राव, ये मंगल राव ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो तन्नोट जैसलमेर को बनाई थी, तन्नोट। और भट्टी ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो भटनेर को बनाई थी। ये जैसलमेर तो नवी राजधानी थी जैसलमेर के भाटियों की। अगला क्वेश्चन, और भटनेर तो 258 ईस्वी में, बहुत पुरानी थी, 258 ईस्वी में बनाई थी। और जैसलमेर आपको पता है कि जैसलमेर की स्थापना 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की जाती है, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। तो लगातार भाटी शासकों के अधीन रहा था जैसलमेर। एक का 298 भटनेर, ये हनुमानगढ़ का, ये तो भटनेर हनुमानगढ़ में पड़ते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आए थे भाटी, क्योंकि ऊपर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, उनसे त्रस्त होकर धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ इस मरुस्थल वाले इलाके में आ गए थे। अगला क्वेश्चन, नव सहसांक चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? नव सहसांक चरित। पद्मगुप्त, कवि बिहारी, मंडन या विश्वामित्र? तो नव सहसांक चरित्र पुस्तक के लेखक है वो पद्मगुप्त है, पद्मगुप्त। इनको परिमल भी कहा जाता है, पद्मगुप्त आए या परिमल आए, दोनों अक्षरों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है कि नव सहसांक चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो पद्मगुप्त या फिर परिमल थे। अब नव सहसांक चरित्र पुस्तक, ये पद्मगुप्त या परिमल कौन थे, किसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी? तो आपने नाम सुना होगा मालवा के परमार शासक सिंधुराज। एक मालवा के परमार राजा थे सिंधुराज। अब पूछोगे सर हमने सिंधुराज के बारे में नहीं सुना। नहीं, मैंने आपको बताया था, याद करो उस समय जब मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके शक्ति कुमार को हराया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मुंज के भाई सिंधुराज का बेटा राजा भोज चित्तौड़ का शासक बनता है और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। तो उस राजा भोज का पिता था सिंधुराज, राजा भोज का पिता था सिंधुराज, और इस सिंधुराज के दरबारी कवि थे ये पद्मगुप्त या परिमल। और ये पुस्तक इन पर लिखी थी, नव सहसांक चरित सिंधुराज के ऊपर लिखी थी पद्मगुप्त या परिमल ने। तो ये आपको चीज़ें याद आनी चाहिए कि सर मैं आपने वो चीज़ उस समय बताई थी। जिस समय ये अपनी लगातार क्लास चलेगी ना, जिस समय मैं आपकी लगातार प्रत्येक टॉपिक वाइज क्लास लूँ, उसमें बहुत मजा आएगा देखना। एकदम पूरी कहानी की तरह मैं आपको पूरी की पूरी इतिहास मुक्तबानी याद करवा दूंगा। अब इस नव सहसांक चरित्र पुस्तक में मिलता क्या, बस इतना ही या और कोई जानकारी? इसमें एक जानकारी मिलती है कि साहब जिस समय आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ रहते थे, आबू पर्वत पर कौन रहते थे? आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ रहते थे, उनकी एक गाय थी, कहते हैं कि नंदिनी नाम की, नंदिनी नाम की गाय थी। और ऋषि वशिष्ठ की विश्वामित्र के साथ में कम बनती थी। किसके साथ में? विश्वामित्र में। तो क्या होता है एक बार कि विश्वामित्र नंदिनी नामक गाय को चुरा लेते हैं। ये वर्णन मिलता है इस नव सहसांक चरित्र पुस्तक में, पूरी कहानी लिखी हुई है कि नंदिनी नामक गाय को विश्वामित्र चुरा लेते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ खुद तो ऋषि आदमी कैसे युद्ध करके लाए, तब इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से परमार उत्पन्न हुए, परमार, एक योद्धा उत्पन्न हुआ परमार, और वो गाय को छुड़ा के वापस ले आया। तो मतलब परमारों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करती है यह नव सहसांक चरित्र नामक पुस्तक। पर मार, दूसरों को मारने वाला। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के किस शहर का नाम पीलो येतोलो रखा था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम पीलो येतोलो रखा था? चीनी यात्री ह्वेनसांग राजस्थान कब आया था? तो ये लगभग भारत में 631 से लेकर 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। तो इन्होंने भारत के कई शहरों का भ्रमण किया। चलते चलते ये अपने बेराट भी गए, भीनमाल भी गए। तो इन्होंने जो पीलो येतेलो
यह नाम रखा था, यह विराट या विराट का रखा था। विराट नगर या विराट इसका पुराना नाम दे सकते हो, तो आप याद रख लो विराट। विराट का पुराना नाम यह रखा था इन्होंने पी लो ये तेलो। वेनसांग 634 ईस्वी में विराट में गया था, 634 ईस्वी में। 631 लेकर 645 तक ये भारत में रहता, इसके तहत 634 ईस्वी में विराट में आया था। यह एक, मैं आपको बता दूं कि चीनी बौद्ध यात्री था, जो बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे उनका लगातार भ्रमण कर रहा था, इसके तहत वो विराट या विराट नगर यहाँ पर आया था। और इन्होंने भीनमाल का नाम भी चेंज किया था, इन्होंने भीनमाल का नाम भी अपने हिसाब से रखा था। इन्होंने जो भीनमाल का नाम रखा था ना, वो भी इसी तरह का, पीलो मोलो, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन अपन को तो सीधा रट लेना है। नहीं पूछेगा क्या अर्थ होता है पीलो मोलो का, बस पूछेगा क्या नाम रखा था, पीलो मोलो, पीलो मोलो भीनमाल, याद रखना ना, पीलो मोलो भीनमाल। और बाकी जो पीलो ये तो लो है वो विराट या विराट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बयाना में निर्मित ऊषा मंदिर किस काल का है? बयाना में जो ऊषा मंदिर है, बयाना में जो ऊषा मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिस ऊषा मंदिर का निर्माण वहाँ के प्रतिहार राजा जो लक्ष्मण सेन था, ऊषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार राजा था लक्ष्मण सेन, उसकी रानी थी चित्रलेखा, उस चित्रलेखा ने करवाया था। या कौन प्रतिहार राजा था? लक्ष्मण सेन, उस लक्ष्मण सेन की पत्नी थी चित्रलेखा। इन्होंने बयाना में ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बयाना, बयाना में। ओ, प्रश्न ये है कि वो किस काल का है? गुप्त काल का है, गुप्तोत्तर है कि मौर्य? वाह क्या शानदार क्वेश्चन बना है। कई बार एग्जाम में पूछा कहाँ है कहाँ है, बच्चों ने याद कर लिया बयाना, लेकिन पूछ लिया वो है किस काल का? गुप्त काल का है, गुप्तों के समय का है, गुप्तोत्तर गुप्तों के बाद का है, या फिर मौर्य काल के समय का, या फिर महाजनपद कालीन मंदिर है? तो जो ये बयाना था, आपको पता होना चाहिए कि ये गुप्त काल का प्रमुख केंद्र था। बयाना, बयाना गुप्त काल का प्रमुख केंद्र था। अब सर ये ऊषा कौन? ऊषा के बारे में याद रख लेना, ये ऊषा जो भगवान कृष्ण के एक वंशज थे, अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के वंशज थे अनिरुद्ध, इन अनिरुद्ध की रानी थी ऊषा, अनिरुद्ध की रानी का नाम था ऊषा। अब देखो दो तीन ये काल दे रखे, मैं आपको बता दूं कि जो बयाना है वो तो आपने पढ़ लिया कि सर गुप्त काल का केंद्र है। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल का प्रमुख स्थान याद रखना भीनमाल है। गुप्तोत्तर काल का प्रमुख स्थान भीनमाल। फिर मौर्य काल, मौर्य काल का प्रमुख स्थान है साहब विराट, विराट नगर, जो भी याद रखो। और महाजनपद कालीन स्थल याद रखना रेड और नगरी, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़। गुप्त काल का बयाना, गुप्तोत्तर काल का भीनमाल, मौर्य काल का विराट या विराटनगर, और महाजनपद कालीन रेड या नगरी। सिंपल है। अगला क्वेश्चन, कुवाड़ा या कुआड़ा, कई बार कुआड़ा भी मिलता है, याद रखना दोनों, कुआड़ा, कुआड़ा। कुआड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? कुआड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? पहला ऑप्शन है देखो 1756 में, 1827 ईस्वी में, 1858 में, या 1887 ईस्वी में। तो जो कुआड़ा का युद्ध लड़ा गया था वो 9 अगस्त 1858 ईस्वी को लड़ा गया था। 9 अगस्त, 9 अगस्त 1858 ईस्वी को कुआड़ा का युद्ध लड़ा गया था। मैंने आपको एक बार पिछले वीडियो में तांत्या टोपे के बारे में बताया था कि तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए। सब कब आए? एक बार आए थे अगस्त, व एक बार आए थे दिसंबर। अगस्त व दिसंबर 1858 ईस्वी में, ये 2 बार तांत्या टोपे राजस्थान में आए थे। जब तांत्या टोपे पहली बार राजस्थान में आए अगस्त 1858 ईस्वी में, तो उस समय 9 अगस्त 1858 को कोठारी नदी के किनारे पर एक अंग्रेज जनरल थे रॉबर्ट्स, अंग्रेज जनरल थे रॉबर्ट्स, और उनके और तांत्या टोपे के बीच में युद्ध लड़ा जाता है कोठारी नदी के किनारे। यह कुआड़ा का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें जनरल रॉबर्ट्स विजयी होते हैं और तांत्या टोपे यहाँ से हाड़ौती की तरफ चले जाते हैं, और हाड़ौती की तरफ जाकर वो झालावाड़ पर कब्जा कर लेते हैं, झालावाड़ पर कब्जा कर लेते हैं।
और बाद में झालावाड़ के राजा को 5 लाख रुपए के एवज में वो झालावाड़ को छोड़ते हैं और बाद में वापस मध्य प्रदेश की तरफ चले जाते हैं और दोबारा दिसंबर 1858 में आते हैं और बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करते हैं और बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये 2 बार तात्या टोपे राजस्थान में आए थे। अगला क्वेश्चन, यह सामंतों का विद्रोह था। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन निम्न में से किसने कहा था? 1857 प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को सामंतों का विद्रोह किसने कहा? तो जो अपने इतिहासकार थे मेलिसन, वो मेलिसन 1857 के विद्रोह को सामंतों का विद्रोह कहते हैं कि ये सामंतों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें मुख्य भूमिका सामंतों की थी। जब अंग्रेज और राजाओं के बीच में संधि हो गई तो राजा की सामंतों पर निर्भरता कम हो गई, जिससे वो सामंतों पर ध्यान कम देने लगे। तो सामंतों ने अंग्रेजों और राजा के खिलाफ ये विद्रोह किया था। यह कथन मेलिसन का है। एक है आरसी मजूमदार, आपको दिखाई दे रहा है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार क्रांति के बारे में कहते हैं कि जिस समय क्रांति हुई थी उस समय इतनी काम की नहीं थी जितनी होने के बाद काम की हो गई। याद रखना ये लाइन है कि क्रांति हुई थी उस समय इतनी काम की नहीं थी जितनी होने के बाद काम की हो गई। और एक आईटी प्रिचार्ड आपको मिलते हैं लेखक के तौर पर। इनकी एक पुस्तक है आईटी प्रिचार्ड की, याद रखना, म्यूटिनीज इन राजपुताना। आईटी प्रिचार्ड की पुस्तक। इसमें ये लिखते हैं कि क्रांति की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी। ये भी क्रांति के बारे में कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी, सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन बाद में ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी कि अब तो अंग्रेजों से हमें मुक्ति पानी है। तो ये कथन थे 1857 की क्रांति के बारे में मुख्य याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में गुर्जरों ने सामाजिक सुधार पर बल दिया और नुक्ता प्रथा या मूसर प्रथा का पूर्ण विरोध किया? आंदोलन तो हुआ विरोध करने के लिए, लेकिन गुर्जरों ने अपने समाज के अंदर सुधार किया, सामाजिक सुधार किया, नुक्ता प्रथा या मूसर प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वह कौन सा आंदोलन था? तो गुर्जर जाति का वह प्रमुख आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन था। बूंदी किसान आंदोलन था जिसकी शुरुआत अप्रैल 1922 ईस्वी में होती है। अप्रैल 1922 ईस्वी में पंडित न्यूनराम शर्मा द्वारा बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसमें गुर्जरों ने सामाजिक सुधार पर बल दिया, नुक्ता प्रथा और मूसर प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। देखो, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली कि डाबी किसान पंचायत। डाबी किसान पंचायत का गठन कब किया जाता है? याद रखना, डाबी किसान पंचायत। डाबी किसान पंचायत का गठन किया जाता है 1920 ईस्वी में। यह बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर याद रखना, डाबी हत्याकांड कब का है? डाबी हत्याकांड, तो डाबी हत्याकांड है वो 2 अप्रैल 1923 का है। याद रखना डाबी हत्याकांड। और एक याद रखना हिंडोली सम्मेलन। हिंडोली सम्मेलन यह है 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी का। ये याद रखना, 3 इंपॉर्टेंट है। डाबी किसान पंचायत जिसका अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया था, जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी 1920 ईस्वी में। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी का है और हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी का। यह बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण डेट है। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का निम्न में से कौन सा सम्मेलन सही सम्मिलित नहीं है? ये राजपूताना मध्य भारत सम्मेलन जो मध्य भारत सभा थी, इसकी स्थापना कई बार पढ़ा चुका हूं। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में दिल्ली के अंदर मारवाड़ी पुस्तकालय जो कि चांदनी चौक में वहां पर की गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, उसके 4 प्रमुख सम्मेलन हुए थे। उसके बाद में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इसे कांग्रेस की अनुषंगी संस्था मान लिया गया था। उससे पहले इसके 4 सम्मेलन होते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मेलन सन से या स्थान से सही संबंधित नहीं है? तो पहला सम्मेलन तो मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था।
दूसरा सम्मेलन 1919 ईस्वी में अमृतसर में होता है। सही है, 1919 में अमृतसर में। तीसरा सम्मेलन मार्च 1920 ईस्वी में अजमेर में होता है। एकदम राइट, 1920 में अजमेर में होता है और इसका अध्यक्ष भी जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। जमनालाल बजाज को बनाया जाता है। दिसंबर 1920 में तीसरा मार्च 1920 और फिर दिसंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में, नहीं ये कोलकाता में नहीं होता है, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में होता है। क्योंकि इसकी स्थापना भी जब कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में उस समय हुई थी, तो ये सारे सम्मेलन दिल्ली जो अपने कांग्रेस के सम्मेलन थे, अधिवेशन थे, उनके साथ साथ में हो रहे थे। और दिसंबर 1920 में आपको मैंने पढ़ाया था कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन चल रहा था और उसमें पथक जी ने 3 किसानों के साथ प्रदर्शनी भी लगाई थी और फिर गांधी जी ने किसान आंदोलनों को अपना समर्थन दिया था, याद हो तो आपको। तो ये दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में होता है। 1918 दिल्ली, 1919 अमृतसर, मार्च 1920 में अजमेर, फिर दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में सम्मेलन होता है। गणेश नारायण सोमानी जो अजमेर के थे, गणेश नारायण सोमानी, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है चौथे अधिवेशन का। अगला क्वेश्चन, सत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा का संबंध किस प्रजामंडल से था? सत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा, याद रखना तमीसो कांड। तमीसो कांड 11 अप्रैल 1947 ईस्वी का, आजादी से जस्ट थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले, 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने गोली चलाने के आदेश दिए थे तमीसो गांव में, और वहां पर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, सत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा। इनका संबंध था वो धौलपुर प्रजामंडल से था। आदेश कौन देते हैं? उदयभान सिंह देते हैं। अपने जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उनके ससुर उदयभान सिंह उसमें राजा थे। तो इसका संबंध है, पूछा जाए तमीसो कांड कब का है? 11 अप्रैल 1947। शहीद कौन हुए थे? सत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन, केशवदास गार्डन व हेम कवि किसके दरबारी विद्वान थे? केशवदास गार्डन व हेम कवि, तो केशवदास गार्डन व हेम कवि ये दोनों बीकानेर के राजा महाराजा केशवदास गार्डन व हेम कवि अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के, गज सिंह प्रथम के या राव मालदेव के, किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो गज सिंह प्रथम थे, इन गज सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे केशवदास गार्डन व हेम कवि। इनकी पुस्तक याद रखना केशवदास गार्डन की, गज गुण रूपक। इनकी पुस्तक याद रखना, इनकी पुस्तकों के नाम है गज गुण रूपक। गज गुण रूपक। और अमर सिंह जीरा दूहा और विवेक वार्ता, ये उपनिषदों पर टीका है। विवेक वार्ता, विवेक वार्ता ये प्रमुख पुस्तकें थी केशवदास गार्डन की। और हेम कवि की 2 है, एक है गुण भाषा चरित्र, ये याद रख लेना, गुण भाषा चरित्र हेम कवि की है। तो ये केशवदास गार्डन व हेम कवि गज सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। गज सिंह प्रथम नाम याद आना चाहिए कि सर इनकी पासवान थी अनारा बेगम, जिसके कहने पर इन्होंने अमर सिंह को राजा न बनाकर जसवंत सिंह को राजा बनाया था। अमर सिंह वही जिन्होंने मतिरे को रार नामक युद्ध लड़ा था 1644 ईस्वी में। सब कुछ याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में सत्य नहीं है? चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला प्रश्न कि यह साका 25 फरवरी 1568 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन देखो, इस साके के बाद में अकबर 30,000 लोगों का नरसंहार करवाता है। इसमें रानी कर्मावती जोहर करती है। और चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अकबर यहाँ पर एलची नाम का सिक्का चलवाता है।
कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला क्वेश्चन कि सर ये 25 फरवरी 1568 को हुआ था, सही है। इस आगे के बाद में अकबर 30,000 लोगों का नरसंहार करवाता है, सही है। इसमें रानी कर्मावती नहीं, रानी कर्मावती दूसरे साके में जोर करती है, तीसरे में नहीं करती है। चित्तौड़ पर कब्जा, हाँ चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था और बाद में अकबर एलची नाम का सिक्का भी चलवाता है। तो ये थे आज के अपना इंपॉर्टेंट राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने यूट्यूब चैनल सोनू स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।